एपिसोड 16 एनर्जी। धनुष अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंटल स्ट्रेंथ से बहुत जल्दी क्लास में फिर से स्टडी में काफी इंप्रूवमेंट कर लेता है, लेकिन एग्जाम से ठीक 2 महीने पहले ही वो फिर से पहले जैसा ही हो जाता है, जिसे देखकर पप्पी और नेहा परेशान हो जाते हैं। धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड की एनर्जी एक्यूमुलेशन टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ काफी कमजोर है। नेहा, यू बिच, तुमने मुझे कूड़े में फेंककर अच्छा नहीं किया। अनु अपनी कमर पर हाथ लगाकर उस पेन को बर्दाश्त करता हुआ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और नेहा को अब्यूज भी कर रहा है। तभी नेहा गुस्से में दोबारा आगे बढ़ती है और अनु को कॉलर से पकड़कर सीधा खड़ा करते हुए कहती है, अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक करने की कोशिश की तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगी। अनु एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए सेक्शन ई के कुछ लड़के हमेशा अनु के सबऑर्डिनेट बनकर उसके साथ घूमते हैं। लेकिन नेहा को इतने गुस्से में देखकर वो लोग भी आगे बढ़कर अनु को नेहा से बचाने में घबरा रहे हैं। तभी नेहा उन सभी को वार्निंग देते हुए कहती है, धनुष और पपी मेरे खास दोस्त है, अगर दोबारा तुम में से किसी ने भी उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो ध्यान रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा की बात सुनकर अनु भी बड़बड़ाता हुआ चुप हो जाता है। धनुष और पप्पी अभी भी वहां हुए इंसिडेंट को देखकर शॉक्ड है। तभी नेहा धनुष की ओर बढ़ती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तुम एक लड़के हो और इसलिए तुम्हें मुझसे ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, वरना सोसाइटी में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हें इस क्लास में कोई भी परेशान नहीं करेगा, और अगर मेरे पीछे से किसी ने तुम्हें परेशान किया तो तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। I will settle the score for you। नेहा की बात सुनकर पीछे खड़ा अनु गुस्से में जल भुन जाता है। अनु समझ ही नहीं पाता कि हमेशा धनुष की हेल्प करने के लिए कोई ना कोई बीच में कैसे आ जाता है। अनु को याद आता है कि कैसे एक दिन पहले जब उसने धनुष को पैसे चोरी के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की थी, तब वहां पुलिस ने उसे आकर बचा लिया था। और अब जब स्कूल से एक्सपेल करने की कोशिश की तो टीचर रस्तोगी ने धनुष का साथ देकर उसे स्कूल से निकलने से बचा लिया, और आज क्लास में नेहा माथुर उसका साथ दे रही है। अनु धनुष की ओर देखता हुआ यही सब सोच रहा है कि तभी नेक्स्ट पीरियड की बेल रिंग हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स पहले की तरह ही अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन पपी अभी तक खड़ा है और नेहा को ही देख रहा है। तब धनुष उसका हाथ खींचकर उसे नीचे बैठने का इशारा करता है। पपी अपनी सीट पर बैठते ही धनुष से कहता है, यार धनुष, मुझे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ, वरना नेहा मुझे बचाने क्यों आती। ये कहकर पपी धनुष के शोल्डर पर हल्के से मुक्का मारता है। धनुष उसकी बात सुनकर उसे स्माइल करते हुए कहता है, मोटू, लेसन खत्म होते ही टॉयलेट जाकर मिरर में अपनी शक्ल देख लेना, तो तुझे खुद पता चल जाएगा। अभी मुझे परेशान मत कर, क्लास स्टार्ट होने वाली है। धनुष की बात सुनकर पपी खुश हो जाता है और जैसे ही वो कुछ कहने की कोशिश करता है, वो देखता है कि धनुष फिर से अपनी डिक्शनरी ओपन कर चुका है और उसी में कंसंट्रेट कर रहा है। एग्जाम की टेंशन की वजह से सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर रहे हैं और शायद नेहा की धमकी के बाद कोई भी धनुष और पप्पी को परेशान नहीं कर रहा है। जब से धनुष की सोल इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस धरती पर आई थी, उसकी मेंटल पावर काफी इंक्रीज हो चुकी थी, या फिर धनुष ने यूनिवर्स फॉर्मेशन की एनर्जी क्रिएट करने की जो कला सीखने में हार्डवर्क किया था, ये सब उसी का नतीजा था। धनुष अपनी बुक्स के जिस भी चैप्टर को पढ़ता था वो उसके दिमाग में एज इट इज प्रिंट हो जाता था और उसके चाहने से भी वो उस चैप्टर को नहीं भूल पाता था। और यही नहीं, अब धनुष की कॉम्प्रिहेंसिव पावर भी इतनी शार्प हो चुकी थी कि उसके साथ के किसी भी स्टूडेंट के लिए धनुष के साथ कंपटीशन करना इम्पॉसिबल था। धनुष ने 1000 पेजेस की डिक्शनरी को करीब 2 दिन में ही अच्छे से याद कर लिया था और क्लास में उसे देख रहे स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि पप्पी तक यही सोच रहा था कि धनुष उस डिक्शनरी को पढ़ता पढ़ता बोर हो चुका है, इसीलिए बार बार पन्ने पलटता रहता है। और नेक्स्ट डे धनुष ने इंग्लिश सब्जेक्ट के नोट्स लेकर उन्हें फर्स्ट टर्म से लेकर एक साथ ही रिवाइज कर लिया, जिससे कि अब उसे इंग्लिश सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है। धनुष अब एक एक करके फर्स्ट टर्म से लेकर अब तक के लगभग सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर चुका था। और जब उसे हिंदी की वोकैबुलरी पूरी याद होने की वजह से टीचर रोहिणी पांडे की क्लास को समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर धनुष ऐसे देता था जैसे कि वो उस क्लास का कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि एक टीचर हो।
उसे ऐसे देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स काफी हैरान रहने लगे थे। धनुष ने लिटरेचर बुक्स को भी अच्छे से पढ़ लिया था। यही नहीं, लिटरेचर में आए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी धनुष याद कर चुका था। धनुष ये देखकर खुद ही सरप्राइज था कि लिटरेचर कॉम्पोजिशन को याद करना उसके लिए एक एंजॉयमेंट की बात हो चुकी थी। इंग्लिश, हिंदी, लिटरेचर के बाद धनुष के लिए सबसे बड़ा टास्क था फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के टिपिकल क्वेश्चंस और इन सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। लेकिन धनुष की एक्सीलेंट मेंटल स्किल और स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव स्किल के साथ धनुष ने वो सब भी सिर्फ 10 डेज के अंदर ही कर लिया था। धनुष इस वक्त को बहुत एंजॉय कर रहा था। अब उसे इमॉर्टल वर्ल्ड में होने वाली रोज रोज की ट्रेनिंग और खून खराबे से छुट्टी मिल चुकी थी। धनुष रोज स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ गपशप, फिर कैफेटेरिया और उसके बाद गेम्स में भी पार्टिसिपेट करता था। कई हजार सालों के बाद धनुष की लाइफ में वो समय आया था जब वो इमॉर्टल वर्ल्ड की वो कठिन साधना जिसमें उसे घंटों ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, वो सब छोड़कर सिर्फ अपने कोर्स की पढ़ाई करनी थी। लेकिन 15 से 20 दिनों में ही धनुष इससे बोर होने लगा था और ऐसा उसके साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि क्लास में उसके लिए सीखने को नया कुछ भी नहीं बचा था। महीनों का कोर्स धनुष कुछ ही दिनों में खत्म कर चुका था। धनुष की सीट पर रखे हुए टेस्ट पेपर्स को वो बिना पेन पेपर यूज करे ही सॉल्व कर लेता था। यहाँ तक कि ओलंपियाड क्वेश्चंस भी धनुष के लिए बहुत इजी टास्क हो चुके थे। उसे पढ़ाने वाले कई टीचर्स धनुष के डाउट से घबराने लगे थे। उन्हें लगता था धनुष कुछ ऐसा उनसे ना पूछ ले जो उन्हें भी ना आता हो, और ऐसा क्लास में कई बार भी हो जाता था। यहाँ तक कि कई बार धनुष थ्योरीज और फॉर्मूलाज को लेकर भी अपने टीचर से आर्ग्यू कर लेता था। धनुष अपने सभी स्टडी मटेरियल्स और नोट्स को पढ़ने और सॉल्व करने के बाद अब फ्रस्ट्रेट होने लगा था। सेक्शन ई ज्वाइन करने के बाद 1 महीने में ही धनुष के अंदर ये इम्प्रूवमेंट आ चुका था, लेकिन अभी फाइनल एग्जाम्स में 2 महीने बाकी थे। इसी फ्रस्ट्रेशन में धनुष सोच रहा है कि जो नॉलेज मेरे पास है उससे इजीली मैं फाइनल एग्जाम्स में फर्स्ट रैंक अचीव कर लूंगा, लेकिन फाइनल एग्जाम्स में अभी 2 महीने बाकी है। कुछ समझ नहीं आ रहा तब तक मुझे अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करना है। धनुष अपनी सीट पर बैठा हुआ यही सब सोच रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर दूर बैठे अन्नू पर पड़ी, जो अपनी डेस्क से धनुष को ही घूर रहा था। अन्नू धनुष को बहुत गुस्से से घूरते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। इतनी दूर से उसके वर्ड्स को समझ पाना इम्पॉसिबल था, मगर धनुष की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हियरिंग सेंस उसे बता चुकी थी कि अनु उसे कई भद्दी गालियां दे रहा था। तभी धनुष के दिमाग में बिजली की तेजी के साथ थॉट आता है कि बेशक इमॉर्टल वर्ल्ड की तरह इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा खून खराबा या मार काट ना हो, लेकिन इस धरती पर जीने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत जरूर है, और वो स्किल इमॉर्टल वर्ल्ड के जैसी खतरनाक ना भी हो तब भी उसे यहाँ जीने के लिए कोई डिफरेंट मगर पावरफुल स्किल की बेहद जरूरत है। धनुष अपने दिमाग पर जोर डालकर इमॉर्टल वर्ल्ड की वो टेक्निक सर्च करने की कोशिश करता है जो उसे धरती पर भी जीने में हेल्पफुल हो। धनुष को नेहा माथुर के कहे वो वर्ड्स भी याद आते हैं जब उसने पहले ही दिन अन्नू की पिटाई के बाद धनुष से कहे थे, धनुष तुम एक लड़के हो और तुम्हें मुझसे ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, अदरवाइज ये सोसाइटी तुम्हें जीने नहीं देगी। उन्हीं सब बातों के साथ धनुष को अपने कजिन ब्रदर अन्नू की वो हरकत भी याद आ रही है जब उसने धनुष के ऊपर 3000 रुपए चुराने का ब्लेम लगाया था, और उसके मामा अर्चित ने जो थप्पड़ धनुष की माँ को मारा था उसे धनुष कैसे भूल सकता था। वो दिन याद करते ही धनुष की बॉडी स्कूल के डेस्क पर ही शिवर करने लगती है, और तब धनुष को इमॉर्टल वर्ल्ड की सभी टेक्निक्स में से एक टेक्निक याद आती है जो उसकी इनर स्ट्रेंथ को काफी इंप्रूव कर सकती है, और वो थी यूनिवर्स एनर्जी को अपने अंदर एक्यूमुलेट करने की टेक्निक। इस टेक्निक को सीखने के लिए जिस साधना की जरूरत धनुष को थी उसकी प्रैक्टिस धनुष पहले ही इमॉर्टल वर्ल्ड में कई हजार सालों तक कर चुका था, और इसी टेक्निक की वजह से ही धनुष ने हॉस्पिटल में स्टार्स एनर्जी को अपने अंदर एक्यूमुलेट किया था। धनुष के लिए यूनिवर्स एनर्जी एक्यूमुलेशन की साधना को करना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं था। धनुष जब भी रात को बेड पर सोने के लिए लेटता है तो ऑटोमेटिकली धनुष का माइंड खुद को कंट्रोल करके उसकी बॉडी में यूनिवर्स एनर्जी एक्यूमुलेशन करता था, और उसी वजह से धनुष का माइंड इतना स्ट्रांग हो चुका था। सबसे इम्पोर्टेंट था कि इस टेक्निक को सीखने की साधना से धनुष की बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचता था। धनुष के दिमाग में इमॉर्टल वर्ल्ड की और भी कई टेक्निक्स टक्कर मार रही थी, लेकिन कुछ ही देर में धनुष को रियलाइज हुआ कि वो उस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था।
इमॉर्टल वर्ल्ड में बहुत सारी टेक्निक्स थी जिनका इमॉर्टल वर्ल्ड में दुश्मनों को मारने और खून खराबा करने में यूज होता था, लेकिन अब वो सभी एक वर्थलेस ऑर्नामेंट्स की तरह थी, क्योंकि इमॉर्टल वर्ल्ड की ये सभी टेक्निक्स सिर्फ उन लोगों के लिए ही थी जो पहले से ही फिजिकली और मेंटली भी काफी स्ट्रांग हो। हाउएवर, धनुष की फिजिकल स्ट्रेंथ अभी स्ट्रांग नहीं थी कि वो अपने अंदर यूनिवर्स फॉर्मेशन की उस एनर्जी को एक लिमिट से ज्यादा एक्यूमुलेट कर सके। लेकिन धनुष अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डालने के बाद ये याद कर पा रहा है कि उसे कुछ ऐसे स्पिरिचुअल मंत्र याद थे जो इस साधना में उसके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उन सभी मंत्रों को धनुष 1 वीक तक 1 बाय 1 ट्राई करने के बाद ये समझ जाता है कि उसकी बॉडी इस साधना के लिए काफी वीक है। फिर एक दिन धनुष साधना करने के बाद खुद से कहता है, शांत शांत, मुझे शांति से बैठकर सोचना चाहिए, क्योंकि मॉर्टल वर्ल्ड में हजारों टेक्निक्स है अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्यूमुलेट करने के लिए, और अगर मैं अभी तक इसे नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उस टेक्निक के सही मंत्रों को अभी तक रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे उस टेक्निक तक पहुंचा पाएंगे। धनुष अपने दिमाग पर जोर डालता हुआ यही सोच रहा है, लेकिन धनुष अब एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था कि वो अपनी क्लास में डेस्क पर बैठा हुआ यही सब सोचता रहता था और अपने साथ बैठे पप्पी की बातों को भी इग्नोर कर देता था, जिस वजह से पप्पी को क्लास में काफी प्रॉब्लम होने लगी थी और धनुष की इस इग्नोरेंस के चलते उसे काफी हर्ट भी होता था। पप्पी को सडनली धनुष में आए इस चेंज के कारण उसकी बहुत चिंता होने लगी थी और पप्पी ही नहीं, नेहा माथुर और टीचर रोहिणी पांडे भी धनुष के लिए बहुत वरिड थी। और इन्हीं लोगों के साथ धनुष की क्लास में कुछ ऐसे लोग भी थे जो धनुष की इस डे ड्रीमिंग की वजह से उसकी गिरती हुई परफॉर्मेंस को देखकर मन ही मन काफी खुश थे। धनुष का कजिन ब्रदर अन्नू एक दिन घर पहुंचकर अपनी मम्मी मानवी से कहता है, ओ माँ, स्टार्टिंग में जब धनुष क्लास में आया था तो मैं तो डर ही गया था, क्योंकि हर वक्त पढ़ता ही रहता था। उसने सभी टेस्ट पेपर्स बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए थे। यही नहीं, फर्स्ट टर्म से लेकर अब तक का वो पूरा कोर्स रिवाइज कर चुका था। अपनी सीट से वो 1 मिनट भी कहीं नहीं जाता था। मुझे हमेशा लगता था कि 3 महीनों में ये बहुत अच्छी रैंक अचीव कर लेगा। अन्नू घर पहुंचते ही अपना स्कूल बैग सोफे पर फेंक कर वही लेट जाता है। उसके पास ही उसकी माँ मानवी टीवी देख रही है। जैसे ही अन्नू धनुष के बारे में बताता है, मानवी का ध्यान टीवी प्रोग्राम से हटकर अन्नू की बातों पर चला जाता है। मानवी भी अभी तक वो दिन नहीं भूली है जब उसके पूरे परिवार को धनुष की वजह से पुलिस पकड़ कर ले गई थी, और मानवी की कई सहेलियां तो अभी तक उसे उस दिन के ताने देती है। इसलिए अनु के मुंह से जब मानवी धनुष के अगेंस्ट कुछ सुनती है तो वो पूरी बात जानने के लिए एक्साइटेड होकर उससे पूछती है, तुम्हारा मतलब धनुष ने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना बंद कर दिया है? अनु के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आ जाती है जैसे उसका फेंका हुआ कोई तीर सही निशाने पर लग गया हो। वो उसी स्माइल के साथ अपनी गर्दन मानवी की ओर करके कहता है, हाँ मम्मी, या तो अब उससे पढ़ाई की एक्टिंग नहीं हो पा रही है या फिर वो पहले की तरह पागल हो गया है। वो रोज क्लास में एक स्टैचू की तरह बैठा हुआ पूरे दिन अपने ही सपनों में खोया रहता है। और यही नहीं मम्मी, जब क्लास में उसे टीचर बुलाती है तो वो अपना नाम सुनकर भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जिससे टीचर उससे और भी गुस्सा हो जाते हैं। तन्नू जो वहाँ बैठी फ्रूट्स खा रही है, वो भी अनु की बात सुनने के लिए हाथ में लिए एप्पल के पीसेस को भूल जाती है और अनु की बात खत्म होते ही अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, आई टोल्ड यू, आप बहुत ज्यादा सोच रही थी। उस पागल का दिमाग रिकवर हो ही नहीं सकता। लास्ट मंथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था और हमने उसे शायद ज्यादा ही ट्रबल कर दिया था, इसीलिए वो पापा के सामने इतना बोल गया था। अर्चित तो अभी तक उसी इंसिडेंट को याद करते ही गुस्से से भर जाता है। हालांकि उस इंसिडेंट को 1 महीना बीत चुका है, पर अर्चित अब भी अपने सगे भांजे धनुष से बदला लेने के बारे में सोचता रहता है। क्या सचमुच धनुष पहले वाली कंडीशन में पहुंच गया है? क्या धनुष फाइनल एग्जाम्स में पास हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एपिसोड 17, पहली किस। धनुष अपने मॉडल वर्ल्ड में इतना खो चुका है कि उसने पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी है। टीचर रोहिणी पांडे एक दिन धनुष को समझाने के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है, जहां धनुष उन्हें मॉडल वर्ल्ड की अपनी गर्लफ्रेंड समझकर किस कर लेता है। अर्चित मानवी और अन्नू की बातों को चुपचाप सुन रहा है और उसी दिन को याद कर रहा है जब धनुष ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। उस इंसिडेंट को 1 मंथ हो चुका है
उसे धनुष के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि उसका भांजा उससे लड़ने के लिए तैयार हो। अर्चित को याद आता है कि उसने भी धनुष की माँ यानी अपनी बहन आरती को चांटा मार दिया था, जिसकी वजह से ही धनुष ने उसके ऊपर हमला किया। और कोई भी बेटा ये टॉलरेट नहीं कर सकता कि उसके सामने उसी की माँ के ऊपर कोई हाथ उठाए। अर्चित मानवी और अपने बच्चों से कहता है, मुझे लगता है वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। उसके मुंह से ये बात सुनकर मानवी और बच्चे सब चुप हो जाते हैं। मानवी टीवी का रिमोट सोफे पर फेंक कर उसके पास आती है और अर्चित के कान में बहुत धीरे से कहती है, अर्चित, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम अपने बेटे की बात का भरोसा नहीं कर रहे हो और उस आरती की बात पर बिलीव कर रहे हो। उसने तुम्हें बहकाने के लिए कह दिया कि धनुष पूरी तरह ठीक हो चुका है और तुमने बिलीव कर लिया। हमारा बेटा अन्नू धनुष की कंडीशन रोज मॉनिटर कर रहा है। वो अच्छी तरह से जानता है कि उसका दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुआ है और तुम अपने बेटे से ज्यादा उस औरत पर भरोसा कर रहे हो जिसने तुम पर इतने लोगों के बीच में हाथ उठाया। मानवी को अर्चित की बहन से नफरत है और इस कारण ही मानवी ने धनुष की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कई रास्ते ढूंढ निकाले थे। अर्चित एक पल के लिए उसे रोकना चाहता था, लेकिन धनुष और आरती के कारण सोसाइटी में अर्चित की जो बेइज्जती हुई थी उसे याद करके कहीं ना कहीं अर्चित भी उन दोनों से बदले की इंटेंशन रखता था, इसलिए वो मानवी को रोकता नहीं है। उधर धनुष एक अलग ही प्रॉब्लम में उलझ चुका था। 1 महीना बीत चुका था और फाइनल एग्जाम्स में बस अब 2 ही महीने रह गए थे। क्लास के सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, वही धनुष पढ़ाई लगभग पूरी तरह बंद कर चुका था। धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड की उस टेक्निक को सर्च करने में लगा हुआ था जिससे उसे यूनिवर्स फॉर्मेशन की एनर्जी अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करने की पावर मिल सके। धनुष अपने माइंड को रोज उसी टेक्निक को सर्च करने में बिजी रखता था। उसे ये टेक्निक जल्द से जल्द ढूंढनी थी, लेकिन धनुष की बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर होने की वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। इमॉर्टल वर्ल्ड और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी में जमीन आसमान का डिफरेंस था। इमॉर्टल वर्ल्ड जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था, वही अर्थ में स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल खत्म होने की सिचुएशन में थी। किसी भी साधना को करने के लिए एक स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है और अर्थ के ऊपर रहने वाले ह्यूमंस की नेगेटिव वाइब्स के कारण स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार खत्म हो रही है। धनुष जब इमॉर्टल वर्ल्ड में था तब उसने बहुत सारी टेक्निक सीखी हुई थी जिससे उससे किसी भी तरह की कोई भी साधना करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। इमॉर्टल वर्ल्ड में धनुष के शरीर में इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी थी कि उसने बहुत सारे रिलीजियस बुक्स को अपने दिमाग में ऐसे याद किया हुआ था जैसे कि कोई अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम रट लेता था। उसे वेदों के कई सारे मंत्र याद थे, लेकिन धरती पर लोगों के बीच आपस में बढ़ती हुई जेलसी के कारण स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कम हो चुकी है कि वो लाख कोशिशों के बाद भी यहाँ अपना ध्यान उस साधना में नहीं लगा पा रहा था जिससे कि उसे स्पिरिचुअल एनर्जी मिल सके। धनुष की इन कोशिशों के कारण उसकी पढ़ाई बिल्कुल रुक चुकी थी और पहले 1 वीक में जो स्टेटस उसने अचीव किया था वो सब खत्म हो चुका था। अब फिर से क्लास के स्टूडेंट्स और सभी टीचर्स उसे नालायक स्टूडेंट ही समझते थे, लेकिन अब भी टीचर रोहिणी पांडे को धनुष की एबिलिटीज पर बहुत भरोसा था। इसलिए वो एक दिन अपनी ही दुनिया में खोए हुए धनुष से कहती है, धनुष, मुझे नहीं पता तुम सारे दिन क्लास में बैठे बैठे क्या सोचते रहते हो, बट एज योर टीचर आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए टीचर प्रभाकर तिवारी से शर्त लगाई है कि इस बार फाइनल एग्जाम में तुम बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे। प्रभाकर तिवारी ने मुझसे कहा है कि अगर तुम्हें इस बार के मंथली टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो वो अपनी इस मंथ की सैलरी मुझे देंगे, और अगर इस महीने फिर से तुम्हारे मार्क्स डाउन होते हैं तो मुझे अपनी सैलरी उन्हें देनी पड़ेगी। एंड नाउ इट्स अप टू यू। मेरी सैलरी बचाओ और प्रभाकर तिवारी के हारे हुए पैसों के साथ पार्टी करो। टीचर रोहिणी पांडे ये समझ चुकी थी कि धनुष को जरूर ही उनके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, अदरवाइज वो अपने इस बार के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए वो धनुष को मोटिवेट करने की कोशिश करती है। धनुष टीचर रोहिणी पांडे की बातों को उनके ऑफिस में खड़ा हुआ बड़े ध्यान से सुन रहा है। टीचर रोहिणी पांडे की वो स्माइल धनुष के सीधे दिल में उतर रही है और तभी उसे टीचर रोहिणी का फेस इमॉर्टल वर्ल्ड की अपनी गर्लफ्रेंड जानवी जैसा दिखाई देने लगता है। टीचर रोहिणी पांडे की वो बड़ी बड़ी आंखें, पतले पतले चेरी कलर लिप्स धनुष को अपनी गर्लफ्रेंड जानवी की याद दिला रहे हैं और उसके कानों में टीचर की वॉइस तो पड़ रही है मगर वो उनके कहे वर्ड्स नहीं सुन पा रहा है। धनुष को लगता है कि ये जानवी ही है
जो उसके सामने बैठी है। उस वक्त टीचर रोहिणी पांडे के ऑफिस में धनुष के सिवा और कोई भी नहीं था। तभी टीचर रोहिणी अपने चेयर से उठकर धनुष के और नजदीक आ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहती है, मुझसे प्रॉमिस करो धनुष, तुम खूब मेहनत से पढ़ोगे और इस मंथली टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। धनुष अब सीधा टीचर रोहिणी की आंखों में देख रहा था। रोहिणी के इतना क्लोज होने के कारण धनुष उनकी बॉडी से आ रही फ्रेग्रेंस को फील कर पा रहा था और उनके खुलते बंद होते लिप्स धनुष को बार बार अपनी ओर खींच ही रहे थे। सडनली धनुष अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ते हुए टीचर रोहिणी पांडे को कमर से पकड़ लेता है और उनके लिप्स पर किस करता है। इस सडन किस से रोहिणी शॉक्ड हो जाती है और एक्सप्रेशनलेस होकर धनुष को देख रही है। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ, लेकिन इस बार धनुष टीचर रोहिणी पांडे को पकड़कर अपने और नजदीक ले आता है और उनके होठों पर अपने होठ रख देता है। धनुष के हाथों ने टीचर रोहिणी को कंप्लीटली अपनी पकड़ में इस तरह जकड़े हुए था कि दोनों की चेस्ट के बीच एक सुई जितना भी डिस्टेंस नहीं था। टीचर रोहिणी पांडे एक बहुत ही यंग लेडी है और किसी भी लड़के के साथ उन्होंने पहले ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए एक पल के लिए वो खुद भी भूल गई थी कि वो अपने स्टूडेंट धनुष के साथ है। लेकिन जैसे ही धनुष के हाथ उनकी कमर से होते हुए नीचे उतरने लगे और धनुष की टंग उनकी टंग से टकराने लगी, टीचर रोहिणी पांडे को एहसास हुआ कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। टीचर रोहिणी पांडे धनुष को पीछे धक्का देते हुए जोर से चांटा मारती है, पर अभी तक वो समझ नहीं पा रही है कि अचानक से क्या हो गया है। टीचर रोहिणी पांडे पीछे हटती हुई ऑफिस अपनी चेयर के पीछे पहुंच जाती है और साड़ी के पल्लू से अपने होठों को पहुंचती है। धनुष रोहिणी के पुश करने से पीछे हटकर शॉक्ड है। टीचर रोहिणी पांडे काफी अशेम्ड और एंग्री है क्योंकि ये उनकी लाइफ की फर्स्ट किस थी, जिसे शायद उन्होंने किसी और के लिए संभाल कर रखा था, और उनकी फर्स्ट किस इस तरह होगी ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। टीचर रोहिणी पांडे अभी तक खुद को संभाल रही है और वो शर्म के कारण ऊपर नजर उठाकर धनुष को देख भी नहीं पा रही है। गुस्से में रोहिणी चिल्लाना चाहती है, लेकिन उस ट्रॉमा के कारण उनकी आवाज नहीं निकल पाती। तब वो दबी हुई आवाज में धनुष से कहती है, हाउ डेयर यू, हर कोई तुम्हारे बारे में सही कहता है, यू आर मैड। टीचर रोहिणी पांडे डरते हुए हकला हकला कर बोल रही है। वो अपने फोरहेड पर हाथ रखकर नीचे सर झुका लेती है। धनुष टीचर रोहिणी पांडे को देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जानवी उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। पहले भी कई बार वो इससे ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, फिर आज अचानक जानवी को क्या हो गया है। धनुष अपनी जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ता है और टीचर रोहिणी पांडे से कहता है, क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरा कितना बड़ा कर्ज चुकाना है? धनुष के मुंह से ऐसी बात सुनकर टीचर रोहिणी पांडे सर उठाकर उसे देखती है, और जैसे ही धनुष रोहिणी पांडे के फेस को देखता है, वो शॉक्ड होकर डर के कारण दीवार से चिपक कर खड़ा हो जाता है। धनुष को समझ आ जाता है कि सामने खड़ी औरत उसकी गर्लफ्रेंड जानवी नहीं, बल्कि उसकी टीचर रोहिणी पांडे है। धनुष को याद आ जाता है कि वो मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं बल्कि धरती पर है और वो सचमुच बहुत बड़ी गलती कर चुका है। धनुष दीवार के साथ खड़ा हुआ डर से कांप रहा है। धनुष का यूं अपना सेल्फ कंट्रोल खोकर टीचर रोहिणी पांडे को किस करने का सबसे बड़ा रीजन था उसका लगातार इमॉर्टल वर्ल्ड की टेक्निक्स को रिमाइंड कर करके उसमें खोया रहना। धनुष पिछले करीब 15 दिनों से लगातार एक एक मिनट इमॉर्टल वर्ल्ड के बारे में ही सोचता रहता है, और इसी वजह से वो कई बार ये भूल जाता है कि उसका शरीर इमॉर्टल वर्ल्ड की उस जादू भरी दुनिया में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में है, और इसी वजह से वो इन दोनों वर्ल्ड्स को मिक्स कर देता है। धनुष को फील हो चुका था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है, इसलिए वो टीचर रोहिणी पांडे जो उसके सामने शर्म और गुस्से से अपना सर झुकाए बैठी है, उनकी ओर नजर उठाकर भी देख नहीं पा रहा है। टीचर रोहिणी पांडे के ऑफिस में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस को सिर्फ रोहिणी पांडे की तेज तेज चलती हुई सांसों की आवाज ही ब्रेक कर रही थी। वो अपनी सीट छोड़कर फ्लोर पर ही गर्दन झुकाए बैठी हुई थी, और धनुष दीवार के साथ चिपका हुआ शर्म और गिल्ट के कारण खड़ा हुआ अपने शूज को ही देख पा रहा था। कुछ ही देर में धनुष अपने अंदर थोड़ी हिम्मत लाकर टीचर से माफी मांगने की कोशिश में अपनी नजरें उठाकर देखता है, और टीचर रोहिणी फ्लोर पर बैठी हुई उसकी ओर कमर करके सुबक रही है। धनुष गिल्ट से भर जाता है। वो कुछ कहने के लिए अपने होठ खोलता है,
अपनी जगह से हटकर टीचर रोहिणी पांडे की ओर थोड़ा आगे बढ़ता है। तभी उसे दिखाई देता है कि टीचर रोहिणी पांडे का ब्लाउज पीछे से फट गया है और वहां से उनकी ब्लैक ब्रा उनकी क्लियर व्हाइट स्किन पर बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रही है। धनुष की तेज चलती हुई सांसें रोहिणी पांडे की ब्रा देखकर एक पल के लिए फिर से थम सी जाती है। रोहिणी ने पास रखी बोतल से पानी लेकर अपने फेस पर फैल चुकी लिपस्टिक को पोंछ लिया था और उसके फेस से गिरता हुआ पानी गले से फिसलता हुआ उसके ब्लाउज को भिगा रहा था। रोहिणी पांडे एक यंग लेडी है और उसे इस तरह देखकर धनुष जो फील कर रहा था वो किसी के लिए भी एक नेचुरल रिएक्शन होगा। धनुष खड़े होकर रोहिणी के गीले ब्लाउज को देखकर कुछ देर के लिए जैसे भूल ही गया था कि अभी कुछ देर पहले उस रूम में उन दोनों के बीच क्या हुआ था। तभी रोहिणी की आवाज उसके कानों में पड़ती है और उसका ध्यान रोहिणी की कमर से हटकर उसके फेस की ओर चला जाता है। रोहिणी कहती है, धनुष, तो तुम्हें सब कुछ याद है? रोहिणी अपने आंसू पोंछती है, अपने पास खड़े धनुष को गीली आंखों से देख रही है। रोहिणी की बात सुनकर धनुष का ध्यान उसकी खूबसूरत आंसू भरी आंखों पर जाता है जिनमें उसे एक गिल्ट दिखाई देता है और धनुष को लगता है कि जैसे टीचर रोहिणी पांडे कुछ छुपा रही हो और उस बात का उन्हें बहुत दुख है। धनुष देखता है कि रोहिणी का गुस्से से भरा चेहरा एक गिल्ट से भर चुका है और वो उससे कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रही है जो उन्होंने काफी समय से अपने दिल में छुपाया हुआ है। धनुष कंफ्यूज सा रोहिणी को देख ही रहा था कि तभी रोहिणी कहती है, आई एम सॉरी धनुष, यू सेव्ड मी 1 ईयर अगो, लेकिन मैं आज तक ये बात किसी से कह नहीं पाई। पर तुम मुझे प्लीज गलत मत समझना। मैं कितनी मजबूर थी, मैं लाख चाहकर भी तुमसे नहीं कह सकती थी और जब तक मैं वो सब कुछ बताने की हिम्मत जुटा पाती तब तक तुम्हारी मेंटल कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। इसीलिए मैंने दूसरे तरीकों से तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश भी की। धनुष एक बुत सा बना रोहिणी को देख रहा था। उन्हें किस करते वक्त उसका हाथ रोहिणी के ब्लाउज में घूम रहा था और जब रोहिणी ने धनुष को धक्का दिया तभी झटका लगने के कारण रोहिणी का ब्लाउज बैक साइड से ओपन हो गया था। वो बर्फ सी सफेद कमर देखकर ही धनुष शायद कुछ देर के लिए गाल पर लगे थप्पड़ को भूल गया था, लेकिन जैसे ही टीचर रोहिणी पांडे अपने बालों को चेहरे से हटाकर धनुष को देखती है उसे वो थप्पड़ याद आ जाता है और धनुष फिर एकदम से पीछे हटकर खड़ा हो जाता है। रोहिणी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है, उनकी आंखों के आंसू गालों पर आ चुके थे। वो फिर धनुष से कहती है, मुझे सीरियसली नहीं पता था धनुष कि तुम्हें सब कुछ याद है। आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा रही थी टीचर रोहिणी पांडे? क्या धनुष मंथली टेस्ट में पास हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एपिसोड 18, हमारा मिलन। टीचर रोहिणी पांडे को किस करने के बाद धनुष धाकड़ बहुत डर जाता है, लेकिन रोहिणी पांडे उसे बताती है कि 1 साल पहले जिस लड़की को कार एक्सीडेंट से बचाने में धनुष को चोट लगी थी वो और कोई नहीं रोहिणी ही है और उसके पिता को एक झूठे केस में फंसा दिया था, जिनके सबूत इकट्ठा करते समय रोहिणी उस कार के सामने अचानक से आ गई थी। इसीलिए रोहिणी धनुष की छुप छुप कर मदद कर रही थी। टीचर रोहिणी पांडे के एयर कंडीशन ऑफिस में खड़ा धनुष पसीने में लगभग पूरा नहा चुका था। उसका दिल डर के कारण इतनी जोर जोर से धड़क रहा था मानो कभी भी हार मानकर शांत हो जाएगा, क्योंकि जो उसने किया था उसकी माफी स्टार सिटी हाई स्कूल में इम्पॉसिबल है। डेफिनेटली अब उसे एक्सपेल होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन टीचर रोहिणी पांडे आखिर उससे किस बात की माफी मांग रही है? उन्हें तो अभी तक उसे डांट कर यहाँ से निकाल देना चाहिए था और प्रिंसिपल श्रीवास्तव के ऑफिस जाकर रोते हुए हंगामा खड़ा कर देना चाहिए था। वो कौन सी बात है जिसके लिए रोहिणी की आंखों में इतनी गिल्ट है? आखिर वो किस बात की माफी धनुष से मांग रही थी? धनुष के दिमाग में ऐसे कई सवाल टक्कर मार रहे थे कि तभी उसके दिमाग में कहीं छुपी हुई एक पुरानी बात एक धुंधली सी तस्वीर की तरह जैसे किसी की रिफ्लेक्शन उसे याद आ गई हो। चुप खड़े बेजान से उसके शरीर में जैसे किसी ने बिजली का तार टच करके हटा लिया हो। धनुष ने नजरें उठाई और उसकी सिकड़ी हुई आंखें सामने खड़ी रोहिणी पांडे को देखकर बड़ी होती गई, जैसे उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो वो। और तभी धनुष जोर से चिल्लाया, ओह गॉड, तुम थी वो उस कार एक्सीडेंट में। धनुष के मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकल पा रहे थे।
फिर भी वो हकला हकला कर कुछ कहना चाह रहा था। उसकी आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई थी और मुंह खुला हुआ था। धनुष इससे पहले कि कुछ और कह पाता, रोहिणी के आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। बहुत धीमी सी आवाज में रोहिणी उससे कहती है, प्लीज प्लीज धनुष चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। धनुष के मुंह में स्टार्टिंग के कुछ वर्ड सुनते ही रोहिणी दौड़कर उसके पास आई और उसका मुंह बंद कर दिया। धनुष अपनी फटी हुई आंखों से टीचर रोहिणी पांडे को देखे जा रहा था। रोहिणी के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल चुके थे। वो गिड़गिड़ा कर धनुष से कुछ ना कहने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। रोहिणी पांडे नहीं चाहती थी कि धनुष उसकी पहचान सबके सामने रिवील करे, लेकिन वो खुद भी धनुष की उस बात को लेकर कंफ्यूज थी। जब धनुष ने उनसे कहा कि तुम्हें मेरा कर्ज उतारना होगा, जबकि वो तो स्टार्टिंग से ही ऑनेस्टली धनुष का साथ दे रही थी, लेकिन धनुष का मुंह बंद करने की जल्दी में टीचर रोहिणी पांडे ये भूल गई थी कि वो उसके कितने करीब आकर चुकी है। रोहिणी ने अपने एक हाथ से धनुष के मुंह को बंद कर रखा था और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहिणी धनुष को सिड्यूस कर रही हो। इस कोजी मोमेंट में धनुष पेन और प्लेजर दोनों ही फील कर रहा था। जहां रोहिणी का लेफ्ट हैंड उसकी गर्दन को जकड़े हुए था, वही राइट हैंड से उसने धनुष के मुंह को बंद कर दिया था। रोहिणी धनुष के इतने करीब थी कि उनके बीच सिर्फ धनुष की शर्ट का ही फासला रह गया था, क्योंकि रोहिणी का ब्लाउज तो पहले से ही पीछे से ओपन होने के कारण काफी नीचे जा चुका था। इतने नजदीक होने के कारण रोहिणी की तेजी से ऊपर नीचे होती सांसों को धनुष अपनी चेस्ट में फील कर रहा था। रोहिणी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि धनुष चाहकर भी एक कदम पीछे नहीं हट पा रहा था, और उसकी आंखें धनुष से बस 10 सेंटीमीटर दूरी पर थी, जिनमें एक अजीब सा डर धनुष देख रहा था, जैसे रोहिणी अपना सच छुपाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। ऑफिस रूम में एक अजीब सी शांति थी। बाहर के स्टूडेंट्स के खेलने की बहुत धीमी आवाज आ रही थी, और कभी कभी हल्के हल्के कदमों से कॉरिडोर्स में किसी के आने जाने की आवाज आ रही थी। पर धनुष और रोहिणी जैसे भूल ही चुके हैं कि वो स्कूल में है और रोहिणी धनुष की टीचर है। रोहिणी ने अपने दोनों हाथों से धनुष को जकड़े हुए था, और धनुष ने भी खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी थी। अजीब सी सिचुएशन में फंसा धनुष आंख ऊपर रखे तो रोहिणी की बड़ी बड़ी आंखें उसे बांध रही थी, और अपनी आंखें नीचे करने की कोशिश करे तो उसकी नजर रोहिणी के खुले ब्लाउज में सीधे अंदर जा रही थी। ऐसी सिचुएशन में एक यंग लड़का खुद पर ज्यादा देर कंट्रोल करे भी तो कैसे, और दूसरी तरफ रोहिणी भी तो शायद कब से इसी पल के इंतजार में थी। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में कुछ बात हुई, और रोहिणी ने सहमति देते हुए अपना हाथ धनुष के मुंह से हटा लिया। धनुष अपने चेहरे को झुकाकर रोहिणी के होठों पर रखने ही वाला था कि तभी धनुष को कुछ ही देर पहले लगा चांटा याद आ गया, और वो एक पल के लिए रुक गया। और उस एक पल में ही जैसे रोहिणी को भी अपने स्टेटस का ख्याल आ गया हो। दोनों एक दूसरे को आजाद कर देते हैं। रोहिणी देखती है कि धनुष उससे नजरें हटाकर कुछ और सोच रहा है। तब रोहिणी उससे कहती है, धनुष, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो उस इंसान को भूल जाए जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी हो। मेरे लिए उस वक्त तुम्हें ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं था, और जब तुम्हें ढूंढकर मैंने सब कुछ तुम्हें बताना चाहा, तब तक तुम्हारी मेंटल कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। इसीलिए मैं सबसे छुपाकर तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। धनुष का दिमाग उसे 1 साल पहले हुए अपने एक्सीडेंट के वक्त की यादों में ले जाता है। आज से करीब 2 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, जिसने पूरे भारत में खलबली मचा दी थी। गवर्नमेंट ने इस फ्रॉड के मेन कल्प्रिट को सर्च करने के लिए सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए थे। उस सीबीआई इंक्वायरी में स्टार सिटी स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के डेप्यूटी हेड मिस्टर रामनिक पांडे को भी दोषी पाते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया था। रोहिणी पांडे उन्हीं की बेटी है। रोहिणी को पूरा भरोसा था कि उसके पापा निर्दोष है। उस वक्त रोहिणी ने अपना कॉलेज खत्म ही किया था। रोहिणी के फादर के क्लोज फ्रेंड्स, यहाँ तक कि उनके रिलेटिव्स तक ने उनका साथ छोड़ दिया था। रोहिणी बिल्कुल अकेले पड़ चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद ही अपने फादर की बेगुनाही के सबूत जुटाने लगी। और जैसा कहा जाता है कि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं, भगवान भी उनकी मदद जरूर करते हैं। रोहिणी ने हिम्मत नहीं हारी और उसने एंट्रेंस एग्जाम में हुए फ्रॉड के रियल कल्प्रिट्स के खिलाफ सबूत जुटाने में दिन रात एक कर दिए।
काफी कोशिशों के बाद उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसे धीरे धीरे इस इंसिडेंट के पीछे छुपी सच्चाई पता लगने लगी थी। उसी दौरान रोहिणी को एक ऐसे आई विटनेस के बारे में पता चला जिससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए रोहिणी को उसे सिड्यूस करना था। रोहिणी गजब की खूबसूरत तो थी ही, उसके लिए किसी भी आदमी को सिड्यूस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो आई विटनेस रोहिणी की सोच से बहुत ज्यादा चालाक था। रोहिणी के हाथ बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस तो लग गए थे, पर एंड मौके पर उन लोगों को रोहिणी की सच्चाई पता लग गई। वहां से एविडेंस चुराते वक्त रोहिणी को किसी ने देख लिया था। फिर तो वो लोग रोहिणी के पीछे ही पड़ गए। उनसे अपनी जान बचाने के लिए रोहिणी रोड पर बेतहाशा भाग रही थी। भागते भागते रोहिणी शहर की मेन सड़क पर आकर ट्रैफिक के बीच में फंस गई थी और वो लोग भी हाथों में हथियार लिए रोहिणी के पीछे भाग रहे थे। ट्रैफिक स्लो था, मगर एक रईस ज्यादा ट्रैफिक को चीरते हुए अपनी कार दौड़ाते हुए रोहिणी की ओर आ ही रहा था। रोहिणी अपनी ओर आती कार को देखकर डर गई और उसके पैर बीच रोड पर ठीक उसी कार के सामने जाम हो गए। तेजी से रोहिणी की ओर आती कार उसे टक्कर मारकर उड़ने ही वाली थी कि तभी रोड की दूसरी ओर खड़े धनुष की नजर रोहिणी पर पड़ी। धनुष बहुत जोर जोर से चिल्लाता हुआ उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन एक ओर से रोहिणी के पीछे वो गुंडे हाथ में हथियार लिए उसे मारने के लिए खड़े थे, तो दूसरी ओर तेज रफ्तार से आती कार को देखकर रोहिणी के पैर बीच सड़क पर ही जाम हो गए थे। रोहिणी को बीच सड़क पर ऐसे बुत बनता देख धनुष उसे बचाने के लिए दौड़ता हुआ उसके बहुत नजदीक आ चुका था, लेकिन रोहिणी का दिमाग तो जैसे कुछ सोचने समझने की कंडीशन में था ही नहीं। उसे कोई भी रिएक्शन ना करते हुए देख धनुष ने अपनी जगह से छलांग लगाई और रोहिणी को धक्का देकर रोड के साइड में फेंक दिया, मगर वो खुद को उस तेजी से आती कार के चपेट में आने से नहीं बचा पाया। कार की टक्कर से धनुष उड़ता हुआ रोड की साइड में बने डिवाइडर से टकरा गया और बेहोश हो गया। रोहिणी ने गिरते ही खुद को संभाला। वो उठकर धनुष की ओर जाना चाहती थी, लेकिन उसी ओर से उन गुंडों को आता देख रोहिणी अपने पास छुपाए अपने पापा की बेगुनाही के सबूतों को लेकर वहां से भाग निकली। धनुष के सर में डिवाइडर से टकराने के कारण गहरी चोट लगी थी। उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। कुछ ही देर में उसके चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्हीं में से किसी ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। रोहिणी के हाथ लगे सबूतों की वजह से ही उसके पापा मिस्टर रामनिक पांडे जेल से बाहर आ गए थे और उनके ऊपर बैठे बड़े अधिकारी जो चुपचाप बैठे बैठे तमाशा देख रहे थे, उनको सबूतों के आधार पर पुलिस पकड़ चुकी थी। रोहिणी के पिता को इस स्कैंडल में फंसाने में उनके भी कुछ साथी जो उनके कॉम्पिटिटर थे, उनका भी हाथ था। पुलिस ने उन सभी लोगों को जेल भेज दिया था और उसके बाद रोहिणी के पिता मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक बड़ी पोजीशन पर अपॉइंट हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया और रोहिणी के फादर को जेल से बाहर आए हुए अब 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया था। रोहिणी भी उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से बाहर आ चुकी थी, लेकिन इन 2 महीनों में रोहिणी ने कई बार उस लड़के को याद किया जिसने उसकी जान बचाई थी। रोहिणी को बार बार यही ख्याल आता था कि उस दिन अगर धनुष ऐन मौके पर कूदकर उस गाड़ी से रोहिणी की जान ना बचाता तो वो मर ही जाती और रोहिणी के मरने के बाद उसके पापा को सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ती। रोहिणी को हर दिन यही लगता था कि पता नहीं वो जिंदा भी होगा या नहीं। फिर रोहिणी ने उसे ढूंढना स्टार्ट किया और अपने लिंक्स की मदद से उसने ये पता लगा लिया कि वो लड़का जिसने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी, उसका नाम धनुष धाकड़ है और वो स्टार सिटी हाई स्कूल का टॉप रैंक स्टूडेंट है। रोहिणी ने अपने फादर को ये बात बताई और उन्होंने धनुष को टॉप रैंक लेने पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से अवार्ड अनाउंस कर दिया। रोहिणी धनुष से मिलकर उसका धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन जब रोहिणी धनुष को ढूंढते हुए उस तक पहुंची तो उसे डॉक्टर्स ने धनुष की मेंटल कंडीशन के बारे में बताया, जिसे सुनकर रोहिणी के पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई, क्योंकि उस कार से टकराकर धनुष का सर डिवाइडर से टकरा गया था, जिससे उसके दिमाग में इंटरनल इंजरी हो चुकी थी। पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केस में उस गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया था। डॉक्टर्स ने रोहिणी को बताया कि धनुष के दिमाग में जो चोट लगी है उससे हुए डैमेज को ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डॉक्टर्स ने कहा धीरे धीरे धनुष की आईक्यू और मेमोरी वीक होती चली जाएगी और आखिर में शायद वो लोगों को पहचानने के काबिल भी शायद ना रह पाए। रोहिणी धनुष के साथ हुई इस क्रूएल रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो धनुष का सामना कर पाए। रोहिणी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसकी वजह से किसी इंसान की जिंदगी ही बर्बाद हो गई।
रोहिणी दिल पर बोझ लिए इस बात के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानने लगी थी। लगातार 1-1.5 महीने तक दिन रात इसी बात को सोचते हुए रोहिणी ने अपनी हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब से रिजाइन कर दिया। रोहिणी ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो स्टार हाई स्कूल में ही नौकरी करेगी और धनुष की मदद करेगी। 1 साल के ऑब्जर्वेशन के बाद रोहिणी ने देखा कि धनुष की आईक्यू ही नहीं बल्कि उसकी मेमोरी भी लगातार गिर रही थी। उसकी सोचने समझने की पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। धनुष ने जब स्टार सिटी हाई स्कूल में एडमिशन लिया था तब से अब तक उसकी परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का डिफरेंस आ चुका था। जितना ज्यादा धनुष की कंडीशन खराब होती जा रही थी उतना ही ज्यादा रोहिणी खुद को दोष दे रही थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो धनुष के पास जाकर उसे सच्चाई बताने की कोशिश भी कर पाए और उसे उस कार एक्सीडेंट के बारे में बता पाए। रोहिणी धनुष की हालत देखकर दिन रात यही सोचती रहती थी कि कैसे वो धनुष के एहसान का ये कर्ज उतार पाएगी। फिर उसने डिसाइड किया कि वो स्कूल में ही रहकर सीक्रेटली धनुष का ध्यान रखेगी और जब भी स्कूल में रोहिणी को धनुष के खिलाफ कोई भी बात सुनने को मिलती थी तो वो उसका विरोध जरूर करती थी। रोहिणी को स्टाफ टीचर मीटिंग में जब ये पता चला कि प्रिंसिपल श्रीवास्तव और टीचर प्रभाकर तिवारी धनुष को स्कूल से निकालवाना चाहते हैं तो उसने उन दोनों की एक नहीं चलने दी और धनुष को अपने सेक्शन में ट्रांसफर करवा लिया, क्योंकि रोहिणी जान चुकी थी कि प्रभाकर तिवारी धनुष को पसंद नहीं करते, इसलिए वो उसे अपने सेक्शन में परेशान करते रहेंगे। रोहिणी सारा सच धनुष को बताकर काफी रिलीफ महसूस कर रही थी। वो आगे धनुष से कहती है, धनुष आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी। मुझे तुमसे बहुत पहले माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अपनी रेपुटेशन का डर लग रहा था, इसीलिए मैं कई बार तुम्हारे सामने आकर भी कुछ नहीं कह पाई। लेकिन मेरा यकीन करो धनुष, मैं अंदर ही अंदर तुम्हारी ये हालत देखकर रोज तड़पती थी और खुद को दोष देती थी। जब से वो एक्सीडेंट हुआ था रोहिणी हर रात उसके बारे में सोच सोच कर डर जाती थी। पिछले 1 साल से रोहिणी जिस बोझ को अपने दिल में लिए बैठी थी, जो गिल्ट उसे पल पल अंदर ही अंदर कचोटती रहती थी, आज वो धनुष को सब कुछ बताकर काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। क्या रोहिणी पांडे और धनुष धाकड़ में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या उन दोनों की कहानी आगे भी रोमांचित करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एपिसोड 19, फर्स्ट एग्जाम। टीचर रोहिणी पांडे धनुष से अपने दिल की बात कह देती है। धनुष भी उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा। मंथली टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। धनुष पहले 1 घंटा एग्जाम में अच्छा करता है, लेकिन जब उसे माँ के ऊपर ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है तो वो पूरे एग्जामिनेशन हॉल में सबके सामने रोने लगता है। धनुष के 5th ग्रेड के फिजिक्स टीचर मोहित जैन उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे एग्जाम पूरा करने के लिए कहते हैं। स्टोरी। धनुष, आज के बाद मेरे दिल पर वो बोझ नहीं रहेगा जिसने पिछले 1 साल से मुझे दिन रात परेशान किया हुआ है। मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और अगर तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह चली भी गई तो मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी केयर करूंगी। रोहिणी एक सांस में ये सब बोलती चली गई। उसकी रुआसी आवाज उसके दिल की सच्चाई बयां कर रही थी। धनुष अपनी टीचर रोहिणी पांडे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। धनुष ने रोहिणी पांडे के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उनके एटीट्यूड और लाइफस्टाइल के बारे में स्कूल का हर स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन अपनी टीचर रोहिणी पांडे के साथ इस तरह की रिलेशनशिप के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। धनुष रोहिणी की बात सुनकर उससे नजरें चुराता हुआ इधर उधर देख रहा था। धनुष को कंफ्यूज होता देख रोहिणी उसके मन की हालत समझ रही थी। रोहिणी जान चुकी थी कि धनुष उसकी और अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है। दोनों गुमसुम होकर एक दूसरे से कभी नजरें मिला रहे थे तो कभी इधर उधर देखने का बहाना कर रहे थे। धनुष को याद आ रहा था कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो इलाज और कंपनसेशन तो उसे मिले ही थे, बल्कि कुछ ही दिनों के बाद उसे बहादुरी पुरस्कार भी मिला था, जिसमें सरकार की ओर से उसे 25,000 रुपए दिए गए थे। धनुष सोच रहा था कि उसके दिमाग में सच में ही कोई प्रॉब्लम तो है, जिसकी वजह से टीचर प्रभाकर तिवारी उससे नफरत करते हैं और स्कूल से भी एक्सपेल करवाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद टीचर रोहिणी पांडे की मदद से ही वो स्कूल से निकलने से तो बचा ही साथ अब वो उनके सेक्शन में भी है। धनुष को पता था कि उसका मामा अर्चित उसकी हेल्प जरूर करता है, मगर उसके जैसा इंसान फ्री में कभी किसी की हेल्प तो कर ही नहीं सकता।
शायद वो फैमिली की नजरों में अच्छा बनने के लिए ऐसा करता हो और उसकी माँ को अपने एहसानों के नीचे दबाए रखने के लिए उसके सारे खर्चे उठाता हो। धनुष के दिमाग में ऐसी ही कई बातें घूम रही थी जिनका शायद उस सिचुएशन में उस वक्त कोई मतलब ही ना हो। इसी कंफ्यूजन में वो सामने खड़ी टीचर रोहिणी पांडे की ओर देखता है, जो उसे ही अपनी साड़ी और ब्लाउज ठीक करते हुए देख रही थी। धनुष को अपनी ओर ऐसे देखते हुए रोहिणी साड़ी का पल्लू अपने कंधे पर डालती हुई उससे इशारे से पूछती है कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। तब धनुष रोहिणी पांडे से पूछता है, मैम, आपने कहा कि आप आज के बाद हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगी। टीचर रोहिणी पांडे धनुष की कंफ्यूजन को समझ जाती है, लेकिन वो अपने डिसीजन पर फर्म है। इसीलिए धनुष को अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए स्माइल करते हुए अपनी गर्दन हिलाकर उससे कहती है, लेकिन धनुष के मन में अभी और भी कंफ्यूजन थी, इसलिए वो फिर पूछता है, मैम, आपने ये भी कहा कि आप सारी जिंदगी मेरी केयर करेंगी। रोहिणी पांडे बड़ी गौर से धनुष के चेहरे को देख रही है। वो देखती है कि उन्हें किस करते वक्त उनके होठों की लिपस्टिक धनुष के होठों के नीचे अभी भी लगी हुई है। रोहिणी थोड़ा आगे बढ़ती है और उसके होठों से अपनी लिपस्टिक का निशान साफ करती हुई फिर से अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ गर्दन हिलाकर उससे कहती है, धनुष और रोहिणी एक बार फिर से बिल्कुल नजदीक आ चुके थे और रोहिणी अभी भी धनुष के साफ हो चुके होठों को साफ करती जा रही थी। धनुष रोहिणी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, अगर मैं इस बार भी अच्छे मार्क्स ना ला पाया तो भी। रोहिणी उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर जोर से हंस पड़ती है और धनुष को जवाब देती है, मुझे इस महीने सैलरी की जरूरत नहीं है। रोहिणी धनुष की दिमागी हालत को अच्छे से समझती थी, इसलिए वो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना चाहती थी। धनुष रोहिणी की उस हंसी के पीछे का कारण समझते हुए उससे कहता है, मैम, यू डोंट नीड टू वरी, आई विल वर्क हार्ड फॉर फाइनल एग्जाम्स एंड श्योरली विल गेट गुड मार्क्स। आप देखना, प्रभाकर तिवारी ये शर्त आपसे हार कर ही रहेगा। धनुष इतना कहकर टीचर रोहिणी पांडे के ऑफिस से बाहर निकल जाता है। रोहिणी अब भी उसके जाने के बाद हिलते हुए गेट को ही देख रही है। तभी उसे धनुष के साथ अपनी पहली किस याद आ जाती है और वो शर्माते हुए अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से छुपाकर मुस्कुराने लगती है और फिर अपने बैग से लिपस्टिक निकालकर दोबारा होठों पर लगाते हुए वो मन ही मन सोच रही है, ऐसा नहीं हो सकता। धनुष जब मुझसे बात कर रहा था तो लगा जैसे वो मुझसे जानबूझकर फ्लर्ट कर रहा है। अगर मैं इसकी लुक्स पर ध्यान ना दूं तो जिस इंसान का दिमाग ठीक ही नहीं है वो ऐसी बातें कैसे कर सकता है। रोहिणी लिपस्टिक लगाते लगाते यही सोच रही है और फिर लिपस्टिक लगाना छोड़कर अपने रूम में ही घूमते घूमते खुद से ही बातें कर रही है। पप्पी ने मुझे बताया भी था कि अब धनुष का दिमाग ठीक हो गया है। उसने कहा था कि धनुष के सर में लगी इंटरनल इंजरी ठीक हो रही है और वो डेफिनेटली इस बार एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन मैंने जब धनुष को क्लास में ऑब्जर्व किया था तो वो मुश्किल से 1-2 बार नजरें उठाकर ब्लैक बोर्ड की ओर देखता है। बाकी टीचर्स भी उसके बारे में यही कहते हैं कि वो क्लास लेक्चर्स ध्यान से नहीं सुनता और पहले की तरह खुद से ही बुक्स रीड करता रहता है। यहाँ तक कि दूसरे महीने में तो उसने बुक्स भी रीड करना बंद कर दिया है। सारे दिन क्लास में बैठकर बस किताब के पन्ने उलटता रहता है। ऑफिस रूम में घूमते घूमते टीचर रोहिणी पांडे यही सब सोच रही है और फिर वो अपनी चेयर पर बैठ जाती है। रोहिणी को समझ नहीं आ रहा कि धनुष सच में ठीक हो रहा है या अभी भी वो पहले जैसा ही है। रोहिणी चेयर पर बैठी है और हाथ में ली हुई लिपस्टिक को ध्यान से देख रही है और तभी उसे वो सीन अचानक से याद आ जाता है जब धनुष का हाथ उसके ब्लाउज के अंदर था। रोहिणी शर्माते हुए अपने गालों पर हाथ रखकर टेबल पर सर झुका लेती है। पपी क्लास के गेट पर ही खड़ा हुआ धनुष का इंतजार कर रहा है और जैसे ही वो धनुष को टीचर रोहिणी पांडे के ऑफिस से निकलकर कॉरिडोर में आते हुए देखता है, पपी दौड़कर धनुष के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ धनुष, क्या बोला मैम ने, डांटा तुझे? धनुष कॉरिडोर में चलते चलते ही उसकी बात का जवाब देता है, नहीं नहीं, मैम पूछ रही थी कि एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ और कौन से नोट से पढ़ाई कर रहा हूँ। पपी धनुष की ओर सस्पिशियस नजरों से देख रहा है, जैसे उसे धनुष की बात पर पूरी तरह यकीन ही ना हो। पपी धनुष की बात सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और फिर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, जब से आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हुआ है पढ़ने में मजा आने लगा है
और नेहा माथुर के प्रोटेक्शन के कारण हमें इस क्लास में कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, इसलिए मैंने इस महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। फर्स्ट टर्म का कोर्स तो मैं कब का रिवाइज कर चुका हूँ। मुझे पूरा भरोसा है धनुष, अगर मैंने 2 महीने और ऐसे ही पढ़ाई कर ली तो कम से कम पास तो मैं हो ही जाऊंगा। दोनों चलते चलते अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं। धनुष पप्पी के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, पप्पी पासिंग मार्क्स की मत सोच, हमें टॉप रैंकर बनना है। पप्पी धनुष की बात सुनकर उसे सरप्राइजिंगली देखता ही रह जाता है। पप्पी धनुष से कहते कहते चुप हो जाता है, क्योंकि उसे धनुष की इस मंथ जो हालत है उसका ख्याल आ जाता है। सेकंड मंथली टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। जब से धनुष की सोल इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस उसकी बॉडी में आई है, धनुष का ये पहला मंथली टेस्ट है। हालांकि ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी टेस्ट है, पर फिर भी सभी क्लास के सेक्शंस इसे सीरियसली लेते हैं, क्योंकि इस टेस्ट के क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम की तरह ही टिपिकल और सिमिलर है। इस मंथली टेस्ट के स्कोर को फाइनल एग्जाम्स का मिरर माना जाता है। जो स्टूडेंट्स इस मंथली टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, डेफिनेटली वो फाइनल एग्जाम्स में भी अच्छा ही स्कोर करते हैं। सभी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को लेकर बहुत सीरियस थे, पर कुछ ऐसे भी बैड परफॉर्मर्स हैं जो ऐसे टेस्ट पर कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उनका स्कोर अच्छा नहीं आ सकता। एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स का सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह रखा जाता था कि हर एक साइंस स्टूडेंट के पीछे एक आर्ट स्टूडेंट हो, ताकि स्टूडेंट्स आपस में कॉपी ना कर सके। धनुष एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करता है और अपनी सीट सर्च करके बैठ जाता है। सीट पर बैठकर धनुष पूरे हॉल को देख रहा है। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आती है, धनुष इधर उधर मत देखो, एग्जाम पर ध्यान दो। तुम एग्जाम देने आए हो, लड़ाई झगड़े करने नहीं। धनुष पीछे मुड़कर देखता है कि नेहा माथुर की आवाज है, जो उसे देखते ही मुस्कुरा देती है। धनुष उसे स्माइल करते हुए कहता है, कम ऑन, और फिर एग्जाम के लिए अपना पेन बॉक्स निकालकर अपने सामने रख लेता है। धनुष के कानों में कुछ ऐसे लोगों की बातें भी पड़ रही है जो आपस में उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन धनुष उन लोगों को इग्नोर कर देता है, लेकिन अपने आप से ही दबी आवाज में कहता है, जब इस एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो तुम लोगों का मुंह खुला रह जाएगा। और फिर अपनी स्कूल टाई को ठीक करता हुआ नीचे टेबल पर देखने लगता है। कुछ ही देर में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हाथों में एग्जाम पेपर के मोटे मोटे बंडल लिए हुए 2 इन्विजिलेटर्स एंट्री करते हैं। उन्होंने आते ही क्लास में शांति बनाए रखने के लिए क्लास में बैठे स्टूडेंट्स को गुस्से भरी नजरों से देखा, और उसके बाद बिना एक पल की देरी किए जल्दी से जल्दी एग्जाम पेपर्स स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, जैसे उन दोनों इन्विजिलेटर्स को एग्जाम खत्म होते ही किसी जरूरी काम से घर जाना हो। एग्जाम पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एक इन्विजिलेटर धनुष के पास आकर रुक जाता है। धनुष उसकी ओर देखता है तो वो एक रिस्पेक्टफुल स्माइल के साथ धनुष को देख रहा था। धनुष उस टीचर को पहचान लेता है जो कि 5th स्टैंडर्ड में धनुष का फिजिक्स का टीचर हुआ करता था। उसका नाम मोहित जैन है। धनुष भी उसकी ओर स्माइल करता है और उसके हाथ से एग्जाम पेपर ले लेता है। एग्जाम पेपर हाथ में आते ही धनुष पहले पूरे पेपर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखता है और एंट्रेंस एग्जाम के टाइम की अपनी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश करता है। और उसके बाद धनुष एग्जाम पेपर में एक के बाद एक आंसर लिखना शुरू कर देता है। जस्ट हाफ एन आवर में ही धनुष कॉम्पोजिशन राइटिंग के अलावा पूरा एग्जाम पेपर खत्म कर चुका था, और उसके बाद वो कॉम्पोजिशन राइटिंग के टॉपिक को पढ़ता है। अगर पिता का प्यार चट्टानों से भी ऊंचा है तो माँ के प्यार को आप कैसे डिफाइन करेंगे? प्लीज यूज मदर्स लव एज टाइटल ऑफ योर स्टोरी इन 1000 वर्ड्स। धनुष कॉम्पोजिशन राइटिंग के उस टॉपिक को पढ़ते ही अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। 3 साल की छोटी सी उम्र में ही धनुष ने अपने पिता को खो दिया था, और तब से उसे सिर्फ उसकी माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। धनुष के लिए माँ के प्यार की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। उसके लिए पिता का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। धनुष ने जब से होश संभाला है सिर्फ अपनी माँ को ही देखा है। धनुष को पाल पोस कर बड़ा करने वाली और दुनिया की हर शिक्षा देने वाली उसकी माँ ही है। कार एक्सीडेंट के बाद जब धनुष मेंटली अनस्टेबल हो गया था, तब उसकी माँ ही थी जिसने कभी हार नहीं मानी और उसे संभालती रही। धनुष के दिल में अपनी माँ से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, और इमॉर्टल वर्ल्ड में बिताए हजारों सालों में वो यादें और गहरी होती चली गई है। उन यादों को धनुष कभी भुला नहीं सकता। धनुष अपनी माँ की याद में बहुत देर तक खड़ा खड़ा सोचता रहा। वो ये भूल ही गया कि वो एग्जामिनेशन हॉल में खड़ा है और वहां मौजूद सभी लोग बस उसी की ओर देख रहे हैं।
एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स धनुष को यूं खड़ा होकर रोते देख आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। तुम्हें वो लड़का दिखाई दे रहा है? उसका नाम धनुष है। कभी वो हमारे स्कूल का ब्राइटेस्ट स्टूडेंट था और उसने स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था, मगर आज देखो वो एग्जाम पेपर देखकर रो रहा है। हॉल में कुछ स्टूडेंट्स धनुष को यूं रोता देखकर उसके लिए पिटी फील कर रहे थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो उसे देखकर हंस रहे थे। अरे यार, क्वेश्चंस नहीं आते तो भी ऐसे रोने की क्या जरूरत है? ये तो बहुत ही शर्म की बात है। धीरे धीरे हॉल में बैठे सभी स्टूडेंट्स धनुष की ओर देखने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। अगर इसके दिमाग में प्रॉब्लम है तो ये एग्जाम छोड़कर घर क्यों नहीं चला जाता? अगर इस पागल ने सबको मारना शुरू कर दिया तो? हॉल में शोर होता देख दोनों इन्विजिलेटर्स की निगाह भी धनुष पर पड़ ही गई और उन दोनों में से एक धनुष के ऊपर चिल्लाने वाला ही था कि फिजिक्स टीचर मोहित जैन उसे वही रोक देता है और धनुष की सीट के पास जाकर उसकी टेबल पर नॉक करता है और धनुष से कहता है, धनुष, ये एग्जाम टाइम है और तुम्हें अपना सारा ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में लगाना चाहिए, वरना तुम्हारा एग्जाम छूट जाएगा। टीचर मोहित जैन पोलाइटली धनुष से कहते हैं। टीचर मोहित जैन की बात सुनते ही धनुष का ध्यान टूट जाता है और वो अपनी आंखें साफ करते हुए एग्जामिनेशन हॉल में लगी घड़ी की ओर देखता है। धनुष देखता है कि एग्जाम स्टार्ट हुए 2 घंटे हो चुके हैं और पिछले 1 घंटे से उसने कुछ भी नहीं लिखा। अब एग्जाम में लास्ट सिर्फ आधा घंटा बचा है। धनुष जल्दी से ऐसे लिखना स्टार्ट करता है। क्या धनुष माँ के ऊपर ऐसे लिख पाएगा, और वो भी सिर्फ आधे घंटे में? क्या इस एग्जाम में धनुष पास हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एपिसोड 20, कमल। जैन सर, आपको क्या लगता है अगर हम 2 घंटे एक्स्ट्रा भी धनुष को दे दे तो उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे? जैसा उसका दिमाग है, आप उसे पूरा दिन भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठा कर रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा इन्विजिलेटर राम प्रसाद, जो मोहित जैन से काफी जूनियर है, अब टीचर मोहित जैन को धनुष के लिए चिंता करते हुए देखता है। उससे कह उठता है। फिर टीचर राम प्रसाद क्लास में बात करने वालों बच्चों को डांटते हुए क्लास में डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर मोहित जैन टीचर राम प्रसाद की बात सुनकर धनुष की ओर देख रहे हैं और कहते हैं, कितना अनलकी है ये बच्चा। अगर 1 साल पहले इसका वो मनहूस कार एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज भी टॉप रैंकर यही होता। टीचर मोहित जैन धनुष से सिंपैथी दिखाते हुए कह रहे हैं। उनकी बात सुनकर टीचर राम प्रसाद कहते हैं, ओह दिस इज लाइफ सर, यहाँ सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता। कभी स्कूल में टॉप करने वाला स्टूडेंट आज पासिंग मार्क्स के लिए भी मजबूर है। ये सचमुच ही अनफॉर्चुनेट है। टीचर राम प्रसाद एक गहरी सांस लेते हुए अपनी बात खत्म करते हैं और फिर कुछ देर सोचते हुए टीचर मोहित जैन से कहते हैं, जैन सर, आपको क्या लगता है लास्ट के कुछ महीनों में पूरे साल का कोर्स रिवाइज करना पॉसिबल है? धनुष के लिए उसका ऑनर फिर से गेन करना नियर टू इम्पॉसिबल है। टीचर मोहित जैन सैड मूड से रिप्लाई करते हैं, इस साल मैंने सोचा था कि जरूर कोई मिरेकल होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ और धनुष सेक्शन ई में ट्रांसफर हो गया। फाइनल एग्जाम्स में मुश्किल से 2 महीने रह गए हैं। अब अगर धनुष का दिमाग नॉर्मल भी हो जाए तो भी इसके पास बहुत कम समय बचा है। टीचर राम प्रसाद अब आगे इस बात को डिस्कस करना ही वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं और वो हंसकर टीचर मोहित जैन की बात टाल देते हैं। बेसिक लैंग्वेज एग्जाम खत्म हो चुका है। धनुष धाकड़ एक चैन की सांस लेता है। हालांकि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस अनअटेम्प्ट ही छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी धनुष धाकड़ को भरोसा था कि वो 150 से ऊपर मार्क्स ले आएगा। दूसरा एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कुछ देर का रेस्ट दिया गया है। बाकी सभी स्टूडेंट्स लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चले गए हैं। वो एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन धनुष एग्जाम हॉल से बाहर आकर वही खड़ा हुआ कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा है। उसे सामने लाइब्रेरी दिखाई पड़ती है और फिर कैफेटेरिया जाने की बजाय धनुष लाइब्रेरी की ओर चल पड़ता है। पिछले 2 वीक से धनुष धाकड़ लगातार लाइब्रेरी जा रहा था, क्योंकि टेक्स्ट बुक मटेरियल उसे अपनी पढ़ाई के लिए सफिशिएंट नहीं लगता था। इसलिए धनुष पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठा पूरे दिन डिफरेंट रेफरेंस बुक्स को रीड करता था। स्कूल लाइब्रेरी में कुछ दिन लगातार जाने के बाद उसने ये नोटिस किया कि स्कूल लाइब्रेरी में भी सफिशिएंट बुक्स नहीं है।
इसीलिए उसने बाद में एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाना शुरू कर दिया था, जहां वो अपने स्कूल लाइब्रेरी कार्ड से भी एंट्री कर सकता था। पब्लिक लाइब्रेरी में उसके स्कूल लाइब्रेरी से बहुत ज्यादा बुक्स थी और कुछ अच्छे राइटर्स के लिखे आर्टिकल्स धनुष धाकड़ के हाथ लगे थे। पब्लिक लाइब्रेरी में धनुष धाकड़ सिर्फ कोर्स से रिलेटेड बुक्स ही नहीं पढ़ने जाता था, बल्कि उसे वहां कई ऐसी बुक्स भी मिली थी जिनसे वो इमॉर्टल वर्ल्ड की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक सीखने के लिए नए आइडियाज मिल रहे थे। रेस्ट टाइम खत्म हो चुका था और अब स्टूडेंट्स को मैथ्स एग्जाम अटेम्प्ट करना था। मैथ्स एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंट्स की टेंशन उनके फेस पर साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। एग्जामिनेशन हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था, लेकिन धनुष धाकड़ ने मैथ एग्जाम सिर्फ आधे घंटे में ही कंप्लीट करके दे दिया था। धनुष धाकड़ के इस बिहेवियर ने स्कूल में हंगामा कर दिया था। कोई सोच ही नहीं सकता था कि इतने डिफिकल्ट एग्जाम को कोई आधे घंटे में ही कंप्लीट करके कैसे जा सकता है, क्योंकि स्कूल अथॉरिटी ने फाइनल एग्जाम से पहले होने वाले मंथली मैथ टेस्ट को जानबूझकर डिफिकल्ट बनाया था ताकि स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो सके। सभी लोग यही सोच रहे थे कि मैथ्स टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होने की वजह से धनुष ने टेस्ट खाली ही छोड़कर दे दिया है। स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे, मैथ्स टेस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मगर धनुष को टेस्ट ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। उसने टीचर रोहिणी पांडे का विश्वास तोड़ दिया है। दूसरा स्टूडेंट कहता है, ओह यार सीरियसली, रोहिणी मैडम को बहुत दुख होगा। नो डाउट उन्हें शायद सैलरी की जरूरत ना हो, लेकिन टीचर प्रभाकर तिवारी की खुशी देखकर तो दुख होगा ही। दोनों इन्विजिलेटर्स भी धनुष धाकड़ को आधे घंटे में ही एग्जाम हॉल से जाते देखकर बहुत बुरा फील कर रहे थे। मंथली टेस्ट का पहला दिन खत्म हो चुका था। धनुष धाकड़ की क्लास के स्टूडेंट्स ग्रुप में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उनके बुलाने के बावजूद धनुष उनके पास नहीं गया। धनुष कुछ अपनी ही धुन में चलता हुआ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। धनुष धाकड़ खुद से बातें करता हुआ कह रहा है, क्या मैं सिर्फ यूनिवर्स टैक्टिक ही फॉलो कर सकता हूँ? लेकिन उसके लिए जो रेयर क्वालिटी के हर्ब्स और मिनरल्स मुझे चाहिए, उन्हें ढूंढने के लिए मैं कहाँ जाऊं? धनुष अपनी उधेड़ बुन में ही उलझा हुआ था। तभी उसके पीछे से पप्पी आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठ जाता है और उससे कहता है, यार धनुष, आज के एग्जाम में तो मेरी परफॉर्मेंस ओके ओके ही रही है। अगर कल भी मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो तब मैं एक सेटिस्फाइंग स्कोर तक पहुंच जाऊंगा। पप्पी काफी एक्साइटेड लग रहा था। धनुष उसे थोड़ा कंफ्यूज देखकर उससे कहता है, कम ऑन बडी, तुझे जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे, चिंता मत कर, और वैसे भी इतनी टेंशन तेरे फेस पर अच्छी नहीं लगती। धनुष धाकड़ ने पप्पी को यह बात बस उसका मन रखने के लिए बिना ज्यादा सोचे समझे ही कह दी थी, क्योंकि उसका ज्यादा ध्यान तो अपनी साधना की टेक्निक खोजने में लगा हुआ था। पप्पी उससे आगे पूछता है, यार मुझे नहीं लगता अगर तू मेरी टाइम पर मदद ना करता तो मेरे एग्जाम्स इतने अच्छे जाते, क्योंकि जो मैंने पहले पढ़ा था वो तो मैं कब का भूल चुका था। ये तो तूने जो पढ़ाया था उसी की मदद से आज मैं एग्जाम में अच्छा कर पाया। वैसे तू बता, तेरे एग्जाम कैसे गए? फोड़ कर रख दिया होगा तूने तो। धनुष धाकड़ झिझकते हुए उसे जवाब देता है, मेरे भी ठीक ठाक ही गए हैं। पप्पी उसे छेड़ते हुए कहता है, बेटा मुझे पता है तू डींगे मार रहा है, बता अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो? तुझे डर है कि कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आएगा तो सब कैसे बिहेव करेंगे? पप्पी आगे कहता है, तू बेसिक लैंग्वेज टेस्ट में एग्जामिनेशन हॉल में सबके सामने 1 घंटे रो रहा था, और उसके बाद मैथ टेस्ट में तो तू आधे घंटे में ही बाहर आ गया था, और तू कह रहा है कि तेरे एग्जाम ओके गए हैं। पप्पी धनुष को टॉन्ट मारते हुए कह रहा है। वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां नेहा माथुर भी आ जाती है, और फिर धनुष धाकड़ पप्पी की बात का जवाब देते हुए कहता है, अबे इंटेलिजेंट लोगों की बात ही अलग होती है, उनके केवल मार्क्स ही अच्छे नहीं आते बल्कि वो छोड़ते भी बड़ी बड़ी है। पप्पी धनुष की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन सामने बैठी नेहा को धनुष की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो सैड हो जाती है, मगर बोलती कुछ नहीं। सुबह से बेसिक लैंग्वेज एग्जाम और उसके बाद मैथ टेस्ट में धनुष धाकड़ ने जैसी हरकतें की थी, उसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स धनुष को घूर घूर कर देख रहे थे। उनमें से जो स्टूडेंट्स उसे पसंद नहीं करते वो और भी ज्यादा गुस्से और नफरत से उसकी ओर देख रहे थे, और जिन लोगों को धनुष से काफी होप थी उन्हें धनुष की हालत देखकर काफी दुख हो रहा था।
सेक्शन ई के स्टूडेंट्स धनुष धाकड़ के एग्जामिनेशन हॉल में रोने वाली हरकत के लिए उस पर कमेंट कर रहे थे और उनके कमेंट सुनकर धनुष से ज्यादा गुस्सा पप्पी को आ रहा था। पप्पी उन लोगों को तो कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वो खुद अपने ही मुंह पर जोर जोर से चांटा मारे, क्योंकि उसके लाख समझाने के बाद भी धनुष ठीक से बिहेव नहीं कर रहा था। पप्पी हेल्पलेसली नेहा की ओर देख रहा था। नेहा सेक्शन ई में धनुष और पप्पी से पहले से पढ़ रही थी और नेहा से क्लास के सभी स्टूडेंट्स घबराते थे, क्योंकि वो हमेशा ही गुस्से में रहती थी और अगर गलती से उसे किसी ने छेड़ दिया तो उस इंसान की तो जान आफत में कर देती थी। पप्पी और धनुष के लिए वो क्लास में एक बड़ी बहन का रोल प्ले करती थी। नेहा की प्रोटेक्शन के कारण ही धनुष और पप्पी को कोई भी क्लास में परेशान नहीं करता था, इसलिए भी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स धनुष और पप्पी से अंदर ही अंदर जलते थे। उससे पहले भी अगर कोई धनुष और पप्पी को छेड़ता था या किसी भी अननेसेसरी रीजन के लिए परेशान करता था तो नेहा ऐसा कुछ करने से पहले ही उन लोगों को रोक देती थी। लेकिन इस बार जैसे नेहा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। क्लास के स्टूडेंट्स धनुष और पप्पी के ऊपर कमेंट्स कर रहे थे। ये बेवकूफ गधे, इन दोनों को खुद भी नहीं पता कि एग्जाम में क्या लिख कर आए हैं। कोई इतना भी बेवकूफ कैसे हो सकता है? मुझे तो शक है कि ये मर्द भी नहीं है। इसके जवाब में दूसरा स्टूडेंट कहता है, मर्द? अबे ये मर्द होते तो एक लड़की के पीछे खड़े होते क्या? जब देखो नेहा के पीछे चूहों की तरह छिपे रहते हैं। मैं इनकी जगह होता तो कब का शर्म से मर जाता। सुनते सुनते पप्पी का गुस्सा बढ़ने लगता है। उसकी सांसें तेज हो रही थी और गुस्से में चेहरा लाल होता जा रहा था। धनुष समझ चुका था कि किसी भी वक्त पप्पी का गुस्से से भरा गुब्बारा फूट जाएगा और वो सामने रखी चेयर या टेबल उठाकर उन लड़कों पर फेंक सकता है। इसलिए पहले धनुष हल्के से खासकर पप्पी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और फिर एक लाइट स्माइल के साथ अपने पीछे खड़े उन लोगों की ओर पलटकर जवाब देता है, हमारा मंथली टेस्ट अच्छा जाए या बुरा जाए और हमारे एग्जाम में कितने भी मार्क्स आए, उससे तुम लोगों को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और वैसे भी तुम लोगों के मार्क्स इतने ही अच्छे आते तो तुम लोग सेक्शन ई में नहीं बल्कि सेक्शन ए में होते। ये कहकर धनुष फिर से वापस पहले की तरह चेहरा घुमाकर बैठ जाता है। धनुष धाकड़ ने बहुत ही आराम से सिंपल वर्ड्स में उन लोगों से ये बात कही थी, लेकिन उसके सिंपल वर्ड्स ने भी जैसे आग में घी का काम कर दिया था। उन लोगों में से एक लड़का धनुष की बात सुनकर गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहता है, धनुष, तुम्हें अपनी क्लास की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है कि तेरे मंथली टेस्ट स्कोर भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर तेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो सेक्शन ई का टोटल क्लास एवरेज मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा और उससे हमारा सेक्शन बॉटम ग्रेड से ऊपर उठ जाएगा। अगर तेरे मार्क्स कम आएंगे तो हम सब पर भी फर्क पड़ेगा ना। लेकिन मंद बुद्धि, तेरी समझ में इतनी छोटी सी बात भी नहीं आ पा रही है। धनुष के कमेंट ने जैसे वहां आग सी लगा दी थी। एक के बाद एक स्टूडेंट उसे कुछ ना कुछ कह रहा था। धनुष, अगर तुझे पता था कि तू एग्जाम के लिए रेडी नहीं है तो तुझे एग्जाम ड्रॉप कर देना चाहिए था, ना कि अपने साथ पूरी क्लास का मजाक बनवाना चाहिए था। उसके बाद एक और आवाज आती है, धनुष, तुझे मालूम नहीं है टीचर रोहिणी पांडे ने कितने प्रेशर के बाद तुझे इस क्लास में एंट्री दी है। पूरे स्टार सिटी हाई स्कूल में कोई भी सेक्शन नहीं है जो तुझे अपनी क्लास में बैठने की परमिशन दे, लेकिन टीचर रोहिणी ने सबकी परवाह किए बिना तेरी मदद की है। पर तुझ जैसे नालायक इंसान को इस बात की भी शर्म नहीं है। अगर टीचर रोहिणी पांडे इस स्कूल में ना होती तो तुझे बहुत पहले ही स्कूल से धक्के मारकर निकाल दिया गया होता। रोहिणी मैडम तेरे लिए इतना अच्छा सोचती है, पर तुझे तो वो बात भी समझ नहीं आती। धनुष को अंदाजा भी नहीं था कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स उसकी एक बात पर इस तरह रिएक्ट करेंगे, लेकिन धनुष उन लोगों की बात सुनकर गुस्सा या दुखी होने के बजाय स्माइल करने लगता है। धनुष धाकड़ ये बहुत अच्छे से जानता था कि बेशक क्लास स्टूडेंट्स उसे बुरा भला कह रहे हो, लेकिन उनकी इंटेंशंस गलत नहीं है और टीचर रोहिणी पांडे की अंडरस्टैंडिंग और केयर को लेकर भी उनकी बात बिल्कुल ठीक है। धनुष धाकड़ को उनकी ये बात भी समझ आ जाती है कि अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो उसकी वजह से पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स डाउन हो जाएंगे और उसकी वजह से पूरी क्लास की बेइज्जती होगी। धनुष धाकड़ उन सभी लोगों की बात सुनकर वहां से जाने के लिए खड़ा हो जाता है,
लेकिन जाने से पहले वो मुड़कर उन सभी से कहता है, जैसे कि एक पोयम में कहा गया है, मुझे कीचड़ दोगे तो मैं तुम्हें कमल दूंगा। और ये कहकर धनुष चुपचाप क्लास से बाहर निकल जाता है। आखिर क्या था धनुष की बात का मतलब? क्या सचमुच उसने मैथ टेस्ट आधे घंटे में ही खत्म कर लिया था, या उसे वो समझ ही नहीं आया? धनुष ने एग्जामिनेशन हॉल में जो किया है, उसके बाद टीचर रोहिणी पांडे कैसे रिएक्ट करेंगी? जानने के लिए सुनते रहिए द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।